आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम इस टर्म को जानेंगे। उसके बाद बच्चे हमें जानना है सेकेंड में चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हमने इस टॉपिक के लिए अलग से वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चे को इस टर्म को समझने में परेशानी ज़्यादा होती है। बच्चे इस चीज़ को बार बार पढ़ते हैं फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है। तो हम इस चीज़ को बताने के लिए अलग से एक वीडियो बनाया है जिससे कि बच्चे इस चीज़ को एक ही बार में अच्छे से समझ सके। तो आप इसको समझें अच्छा से। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है केयरफुली, मैन्यूटली और देखना है। बाकी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो टर्म है, सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे। जो फर्स्ट टर्म हमारा है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मीनिंग क्या होता है, हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, ये जो इलेक्टर है, इलेक्टर लिखिए पहले यहाँ पे इलेक्टर। ये इलेक्टर, इसका सिंपल मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। इसका सिंपल मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन सिग्निफाई करता है ये कुछ ना कुछ कर रहा है। ये क्या कर रहा है हम इसको समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है इस इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। इलेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और सिटी का मतलब ऐसे होता है फ्लो होना। फ्लो का मतलब मोशन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों का सिटी है, इलेक्ट्रॉन्स का सिटी है, इलेक्ट्रॉनों का शहर है। ये हमें मेनली इसी पे फोकस करना है। हमें जानना यह है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि इलेक्टर का मतलब होता है इलेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और ये सिटी लिखा हुआ। सिटी का मतलब होता है फ्लो। फ्लो का मतलब सबको समझ में आता होगा कि फ्लो का मतलब क्या होता है। फ्लो का मतलब तो सिंपल होता है, मोशन। तो आप बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों, ये इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों, ये प्रोटॉन सिटी क्यों नहीं हो गया, ये प्रोटॉन सिटी क्यों नहीं हो गया। तो चलिए हम समझते हैं कि ये प्रोटॉन सिटी क्यों नहीं हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो किया, प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो किया। तो हम पहले इसको भी समझ लेते हैं। हम जब इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। हम फ्लो ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे प्रोटॉन सिटी क्यों नहीं हुआ। तो समझते हैं। आपको एटॉमिक मॉडल याद होगा। एटॉमिक मॉडल में निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है पिछले क्लास में, जिनमें आपको बताया गया है या आप खुद भी जानते हैं कि एटम कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। ये एटम का न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ठीक है,
और ये प्रोटॉन जो होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है, वो रिवॉल्व नहीं करता, वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, पैक होता है। अब बात है कि ये क्यों नहीं, ये प्रोटॉन जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन की तरह, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसके तरह ये क्यों नहीं रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं रिवॉल्व करता? तो प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी के साथ बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग एनर्जी बोलिए या न्यूक्लियर एनर्जी बोलिए, उसके साथ ये यहाँ पर बाइंड होता है, जिस वजह से ये रिवॉल्व नहीं करता है। आखिर प्रोटॉन अगर रिवॉल्व करता भी है तो कब वो रिवॉल्व करता है, कब वो फटता है, कब क्या होता है, वो हम हाई लेवल पे जाएंगे तो बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो इजीली मूव करता है या फ्लो करता है या रिवॉल्व करता है, वो करता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। फिर से सुन लीजिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो इजीली मूव करता है, जो मोशन में आता है, वो आता है सिर्फ है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बह जाता है, यानी कि फ्लो कर जाता है। कहाँ फ्लो कर जाता है? वायर के अंदर फ्लो कर जाता है। जब हम किसी वायर को बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी और सेल क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है, उसको एनर्जी देता है और उस एनर्जी से वह बह जाता है, वो फ्लो करने लगता है। और जब वह फ्लो करने लगता है इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली आप इलेक्ट्रिसिटी को इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और व्हाट विल बी इट्स एक्चुअल डिफिनेशन, तो मैं डिफिनेशन यहाँ आपको लिख के बता दे रहा हूँ। आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह से, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज। विच टाइप ऑफ चार्ज? निगेटिव चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज की जगह पर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोटॉन नहीं लिखना। द फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा एक्चुअल डिफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस एनर्जी के साथ बाइंड होता है, इसीलिए वो फ्लो नहीं करता। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो इजीली मूव करता है, जो इजीली फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इसीलिए हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा, चार्ज फ्लो करता है तो ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है क्या? अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा हो, अगर वो रेस्ट में हो, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा बच्चे इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसे हम कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, चार्ज अगर मोशन में नहीं है, चार्ज अगर रेस्ट में है, तब हम उसे किस टाइप का इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास मार्कर है या पेन है। क्लास में जब हम लोग छोटे थे तो क्लास में क्या करते थे ना, कभी कभी पेंसिल या पेन को, रबर का जो पेन होता था, उसको ऐसे ऐसे बाल में रगड़ लेते थे, ऐसे ऐसे रब कर लेते थे उसको। और छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं, स्मॉलेस्ट बिट्स ऑफ पेपर जो होते हैं, उसके पास अगर हम पेन को या पेंसिल को ले जाते थे, तो पेन और पेंसिल क्या करते थे ना, उस कागज के टुकड़े को अपने और अट्रैक्ट कर लेते थे। तो आखिर उस पेन और पेन को अगर हम बालों में रगड़ लिया, उसको रब कर दिया, तो आखिर उस पेन पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी हुआ? कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इस पेन के ऊपर जो चार्ज आ रहे हैं, पेन का जो एटम चार्ज हो रहा है, वह एटम एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा रहा है। जो चार्ज इस पर आया, जो चार्ज, मान लेते हैं हमने इस पेन को अपने बालों से जब रगड़ा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके मान लेते हैं कि इस पेन में आ गया। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर रहा, यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर रहा, जहाँ वो गया वहीं रह गया, वो रेस्ट में है। तो इस टाइप के हम
इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लो नहीं कर रहा है, वो मोशन में नहीं आ रहा है। तो मोशन में नहीं आ रहा है तो वो रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है तो हम उसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये बेस्ट एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है ना, जो चार्ज होते हैं वो मोशन में नहीं होता, वो फ्लो नहीं करता है, वो जहाँ होता है वही रहता है, वो रेस्ट में रहता है, और उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम और भी अच्छा से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, द प्रेजेंस, तब हम लिखेंगे द प्रेजेंस और द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से हम बोल सकते हैं। यही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग है और ये डिफिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको इरेज करते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए इसको और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको रिमेम्बर करने में इजी होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, उसमें हमें सबसे पहले जानना है कि ये आखिर चार्ज क्या होता है। ये जो है ना चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, in order to understand the concept of electricity, first of all we have to know about the charge. It is more important term. It is the most important term to understand to us. तो सबसे पहले हमें इसको जानना है कि ये होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे, आप लोगों ने मैटर के बारे में तो पढ़ा होगा ना कि ये होता क्या है। बच्चे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर चीज में ये टर्म यूज होता है, मैटर। आखिर ये मैटर होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, which is anything that has mass and occupies a space is called matter. कोई भी चीज जिसके पास मास हो, वो स्पेस ले, जगह ले, उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर का प्रॉपर्टी कुछ होता है। मैटर का प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है कि उसके पास मास होता है, वह कुछ स्पेस लेता है तो वॉल्यूम भी होता है उसके पास। मास होता है तो मास क्या बताता है हमें? किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो आखिर मास क्या बताता है हमें? मास ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना भारी है या फिर कितना हल्का है। मास जितना ज्यादा होगा वह ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा भारी होगा, उसका वेट उतना ज्यादा होगा। और ऑब्जेक्ट का साइज जितना ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा स्पेस लेगा। जिस तरह से मास, वॉल्यूम उसका प्रॉपर्टी है किसी मैटर का, उसी प्रकार से जो चार्ज होते हैं ना, ये वह भी किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मैटर का, किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। अब ये कैसा प्रॉपर्टी होता है? मास तो ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे ये पता चलता है कि कितना वो ऑब्जेक्ट भारी है या हल्का है। लेकिन चार्ज से क्या पता चलेगा सर? चार्ज से ये पता चलेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचते हैं या तो अपने से दूर हटा देते हैं उसको, या तो उसको अट्रैक्ट करते हैं या तो फिर उसको रिपेल करते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये प्रॉपर्टी होता है ना, अट्रैक्ट करने का और रिपेल करने का, इसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं। बच्चे, सिंपल सा चीज है। तो और भी अच्छे तरीके से हम आपको चार्ज को बता रहे हैं, आप समझिए इस चीज को। देखिए बच्चे, होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि एनी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स कांट एग्जिस्ट विदाउट ऑफ मास। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इस यूनिवर्स में विदाउट मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मास नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यानी कि मास किसी ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। मास होना ही होना है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये उसका प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज भी होना जरूरी है। अगर चार्ज भी नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
जिस तरह से मास होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी प्रकार से चार्ज भी होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। द नेम ऑफ दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। चलिए हम एटम से ही बात करते हैं। एटम को ले लीजिए या किसी मैटर को ले लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि एटम से ही कोई मैटर बनता है। तो मैटर का कोई छोटा सा पार्ट हम अगर उठाते हैं तो वही एटम हो जाता है, उसका पार्ट है वो। जैसे मान लेते हैं कि कोई एटम है, इस प्रकार से कोई एटम है, उस एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ न कुछ मास होता है, इसका मास होता है, और प्रोटॉन का भी कुछ न कुछ मास होता है। इस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में प्रोटॉन का मास लगभग बहुत ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का भी मास होता है, सबका मास होता है, और यही मास मिल करके, ये मास, न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ये सारे मास ऐड होकर के किसी एक एटम का होल मास बनता है। और इस तरह के ढेर सारे एटम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और जितने भी एटम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, उन सारे एटम का मास मिल करके उस मैटर का मास बन जाता है। तो हम कहते हैं 2 kg है, 4 kg है या 5 kg है। इस तरह से होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास मास होता है, उसी प्रकार से इसके पास चार्ज भी होता है। इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। कितना होता है वो हम आगे अभी जानेंगे। और प्रोटॉन पे होता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। नेट चार्ज इस पर 0 होता है। इस पर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। चलिए, ये न्यूट्रल होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जिस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है कि उसके पास मास होना ही होना है, उसी प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज भी होना ही होना है। ठीक है, यही होता है चार्ज। तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो हम थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि चार्ज होता क्या है। ये क्या होता है? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू which it attract or repel other मटेरियल बोलिए, मैटर बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, सबस्टांस बोलिए, सारे सिनोनिम्स हैं, सारे मिलते जुलते वर्ड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, एक बार फिर से इस डिफिनेशन को भी समझ लेते हैं। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आखिर इस इंट्रिंसिक का मतलब एकदम बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जिस प्रकार से मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते। जिस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है, बस होता है। आप पूछोगे कि मास वो किस चीज से बना है, नहीं मालूम वो किस चीज से बना है, बस होता है, इतना जानना है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते, कुछ सोच नहीं सकते, बस होता है तो होता है। उसी प्रकार से चार्ज भी जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर का, जिस वजह से वो क्या करेगा, किसी दूसरे मैटर को या ऑब्जेक्ट को या तो अपने ओर खींचेगा या उसको अपने से दूर भगा देगा, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, या उसको रिपेल करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज। क्लियर हो गया? चलिए नोट कीजिए, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। कर लिया आपने? ओके। स्टूडेंट्स, चलिए अभी चार्ज के बारे में हमें और भी चीज स्टडी करना है। अब है कि ये जो चार्ज होते हैं इसको हम डिनोट किस लेटर से करते हैं। ये जो चार्ज होता है इसको हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, ये भी आप देखिए। एक्चुअली इट इज डिनोटेड बाय क्यू।
इस तरह से क्यू लेटर से आप चार्ज को डिनोट करते हैं। इसका ये सिंबल है, आप इसको चार्ज की जगह पे जैसे हम कहीं पे लिखते हैं ऐसे चार्ज वर्ड में, तो ये न लिख करके आप सिर्फ क्यू लिख देंगे फिजिक्स में, ये चार्ज को डिनोट करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भाई चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज को मापते हैं किस चीज में, तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये कूलम होता है। और इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको हम एक सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी, ऐसे लिख लीजिए कैपिटल सी। इसका एसआई यूनिट कूलम होता है। और जो ये कूलम चार्ज का जो यूनिट है बच्चे, एसआई यूनिट, ये कोई छोटा मोटा यूनिट नहीं है, ये बहुत बड़ा यूनिट है। ये कूलम बहुत बड़ा चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़ा चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक कूलम चार्ज में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे तो बहुत कम चार्ज होता है, जो भी होता है, लेकिन अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हो, तो सारे चार्ज मिल करके कितने ज्यादा चार्ज हो जाएंगे, आप सोच सकते हैं। तो कूलम जो होता है चार्ज का यूनिट, ये कोई छोटा मोटा यूनिट नहीं, ये बहुत बड़ा यूनिट है। इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम चार्ज में बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए। इसका यूनिट होता है कूलम, तो ये बड़ा यूनिट है चार्ज का। अब इसका कुछ छोटा यूनिट भी होता है, जैसे इसका छोटा यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पे, स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज आपको कूलम में दिया हुआ हो, बड़ा यूनिट में दिया हो, छोटे यूनिट में भी दिए जाते हैं। तो उसे क्या करना होगा, आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है, तो आपको वो क्वांटिटी पता होना चाहिए, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। और स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम जानेंगे, ये होता है मिली कूलम, मिली कूलम, मिली कूलम। इसको ऐसे कुछ लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, स्मॉल एम एंड कैपिटल सी लिखिए इसको, ये मिली कूलम होता है। फिर आता है माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम का सब सिंबल होता है वो ये होता है, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, म्यू। ये माइक्रो कूलम को डिनोट करता है। नंबर 3 में एक और आता है बच्चे, वो होता है नैनो कूलम, नैनो कूलम, नैनो कूलम, ऐसे लिखिए नैनो कूलम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल सी से, नैनो कूलम। ये यूनिट है चार्ज का, छोटा यूनिट है। बड़ा यूनिट से ये सारे छोटे यूनिट हैं, कूलम से सारे ये छोटे हैं। अब हम देखेंगे कि एक मिली कूलम में भाई कितने कूलम होते हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए। अब हम आपको बताएंगे कि एक मिली कूलम में कितने कूलम होते हैं, एक माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, एक नैनो कूलम में कितने कूलम होते हैं, ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ताकि आप क्या करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप चार्ज को कन्वर्ट कर सके उसके बेसिस। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मास है, मास का अगर वैल्यू आपको अगर दिया हुआ हो ग्राम में, तो आप उसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तब तो आप पता कर पाएंगे। मीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कितना मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ये सब छोटा से लेके बड़ा यूनिट का वैल्यू जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 कूलम। याद करेंगे इसको नंबर 1 में। नंबर 2 में है हमारे पास माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम में कितना कूलम होता है, 10 टू द पावर -6 कूलम होता है। ठीक है। अब नंबर 3 में आता है नैनो कूलम।
तो 1 नैनो कूलम में कितना कूलम होता है? 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। यही है आपका फॉर्मूला, आप इसको याद करेंगे। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए बच्चे, पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं, या तो आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट है कि मैं आपको बताया था कि चार्ज जो होते हैं उसका जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो कूलम्ब है। और ये कोई छोटा मोटा यूनिट नहीं है, ये बहुत बड़ा यूनिट है। ये बहुत बड़ा चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड के चार्ज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि एक कूलम्ब चार्ज में आखिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। तो एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हो सकते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। इस यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज के बारे में हम जानेंगे। इस यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज कितना होता है। अगर हम बात करते हैं इस यूनिवर्स के सबसे छोटे चार्ज का, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन से छोटा हम कोई पार्टिकल लेते नहीं हैं। उनसे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम उनसे छोटे पार्टिकल की बात नहीं करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन अगर सबसे छोटा पार्टिकल है तो उसके ऊपर जो चार्ज आएंगे वो भी सबसे छोटे होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये देखिए, ये बहुत छोटा चार्ज है, ऊपर में पावर निगेटिव लगा होगा। अगर आप इसको नीचे लेकर के आएंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू आपको नजर आएगा। यानी कि ये सबसे छोटा चार्ज है यूनिवर्स का, ये सबसे छोटा चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे होने वाले ये चार्ज हैं जो इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको बताया कि ये कूलम्ब जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। अगर हम एक कूलम्ब चार्ज की बात करेंगे तो एक कूलम्ब चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसमें इस एक इलेक्ट्रॉन की तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पे इस तरह से बहुत चार्ज होंगे, और इस तरह से बहुत चार्ज मिल करके एक कूलम्ब चार्ज बनेंगे। जैसे कि 1 किलोमीटर की बात करते हैं, 1 किलोमीटर में छोटे छोटे कितने मीटर आते हैं? 1000 मीटर आते हैं छोटे छोटे। और 1000 छोटे छोटे मीटर बनकर मिल करके 1 किलोमीटर बनाता है। 1 किलोमीटर बड़ा यूनिट हो गया, मीटर छोटा है। उसी तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इस चीज को जानने के लिए हमें चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने होंगे। उसके बाद हम इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। जो मेरा सेकेंड टर्म था हमें समझने के लिए, वो यही था चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो चार्ज के बारे में हमें जो भी जानकारी लेनी थी हमने ले ली है। और अब हम ये जानेंगे कि एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं। एक कूलम्ब चार्ज अगर बड़ा सा चार्ज है तो उस बड़ा सा चार्ज में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, बड़े संख्या में होना चाहिए।
ये हम जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो इसको जानने के लिए चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप इसको अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए हम उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले डील करते हैं। ओके, तो क्या हमें जानना है अब? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलिए ये चीज हमको जानना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताने वाला हूं चार्ज का, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा देखिए बच्चे, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आखिर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सोचिए, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो सकता है? बहुत ही आसान है ये। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्या मतलब होता है इसका? एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। जैसे कोई भी चीज जो अवेलेबल है वो फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप मार्कर ले आओ मार्केट से, तो आप जाओगे मार्केट, दुकानदार के पास जाओगे, आप उसे क्या बोलोगे कि मुझे मार्कर चाहिए, तो वो क्या करेंगे? आपको या तो एक मार्कर देगा अगर आप एक लेना चाहेंगे तो, या तो आपको 2 देगा, या तो आपको 3 देगा, या तो आपको 4 देगा। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि 4.5 मार्कर वो आपको देगा? नहीं देगा। जब भी देगा वो फिक्स्ड अमाउंट में देगा, या तो 1 देगा, या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, या तो 4 देगा, या तो 5 देगा। इसी को बोलते हैं अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। तो चार्ज जो होता है ना, वो कुछ इसी तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे अब मैं आपको और भी चीज बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप मार्केट गए, आपको भूख लग गई, आपको केला खाने का मन किया, तो आप जब केले वाले के पास जाओगे तो आप उसको बोलोगे या तो हमें 1 केला दो, या तो 2 दो, या तो 3 दो। क्या आप उससे ये बोल सकते हो कि हमें 3.5 केला चाहिए? या अगर आप बोलोगे तो क्या वो देगा आपको 3.5 केला? 3 और हाफ केला आपको देगा तोड़ करके? नहीं देगा। बोलेगा भाई या तो 3 ले, या तो फिर 4 ले, या तो फूट यहाँ से, ऐसे आपको बोलेगा। इसी को बोलते हैं कि कोई भी चीज जो अवेलेबल होता है ना, वो फिक्स्ड अमाउंट में होता है। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें चार्ज करना है, तो वेज ऑफ चार्जिंग तो हम बाद में जानेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन आप समझिए यहाँ पे अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना होता है तो हम क्या करते हैं? या तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, या तो उस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना ही होगा उसमें से, या डालना होगा, जो भी करना होगा, मान लीजिए कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम क्या कैसे निकालेंगे? या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो 2 निकालेंगे, या तो 3 निकालेंगे, या तो 4 निकालेंगे, या तो 5 निकालेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के उसके बाद आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं? 5.5 जब भी निकलेगा तो पूरा निकलेगा, 5 के बाद फिर 1 ही निकलेगा, आधा नहीं निकल सकता। यही होता है, कोई भी चीज जो प्रेजेंट है वो फिक्स्ड अमाउंट में है। जब भी चार्ज, या चार्ज से कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ही तो चार्ज है। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट से, एक सबस्टांस से, एक मैटर से अगर इलेक्ट्रॉन या चार्ज निकल करके दूसरे में जाएगा तो इंटीजर के फॉर्म में जाएगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है? होल नंबर 1, 2, या तो पूरा 2, पूरा 3, पूरा 4, 4.5 नहीं, 5.5 नहीं, पूरा 5। जब भी वो जाएगा निकल करके तो पूरा फिक्स्ड अमाउंट में जाएगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए बच्चे, इस यूनिवर्स का जो सबसे छोटा चार्ज होता है वह होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा।
अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, n यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो कितना कूलम चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो देख लेते हैं। पहले तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज क्या ट्रांसफर हो सकता है, तो क्या आपका आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों नहीं पॉसिबल है, आप सोच के बताओ कि ये क्यों नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जो आपका यूनिवर्स का यानी कि आपका जो सबसे छोटा चार्ज है वो ये, क्या ये जो सबसे छोटा चार्ज है जिसको आप फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, क्या ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, नहीं है। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, 2 का कहेगा 5 मल्टीपल लिखोगे, क्या लिखोगे 4 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, यही जो है 6 4 8 यही 2 का मल्टीपल है। क्या ये 5 जो है क्या इसका मल्टीपल है, नहीं है। इसका मल्टीपल क्या है, इसका मल्टीपल क्या है, ये है। इसका मल्टीपल क्या है, ये है। जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो होगा फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से आप यहाँ बोल सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन, तो कितना कूलम चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर आप ही बताइए हमको। जैसे यहाँ पे 3 हुआ तो 3 यहाँ पे लिखे, n के जगह पे 3, यहाँ n हो रहा है तो यहाँ पे n लिखिएगा। और ये क्या है, इंटू लिखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है फंडामेंटल चार्ज, इसको बोलते हैं E। E का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ये है, और इसको हम E से लिखते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो टोटल चार्ज इतना ट्रांसफर होगा। तो टोटल चार्ज को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टोटल चार्ज को हम लिखते हैं क्या, चार्ज को किस से डिनोट करते हैं, Q से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला आ गया, NE। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आप लिख सकते हैं। और प्लस और माइनस का क्या मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बच्चे, प्लस और माइनस का क्या मीनिंग है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और दूसरे में जा रहा है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी वहां पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आएगा ना, वो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और उस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला का यूज करना होगा वो होगा Q इक्वल टू प्लस NE। अब कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जिसमें निकल करके जा रहा है उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा और प्रोटॉन कम हो जाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा वो कौन सा चार्ज कहलाएगा, कौन सा चार्ज उस पर आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वहां पर हम टोटल चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे माइनस
Ne। ठीक है, इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और लिखते हैं इसको एक साथ प्लस माइनस Ne। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। ये जो Q इक्वल टू Ne है, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आप टोटल चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे कितना है वो आप पता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम इसी पे ये प्लस और माइनस जो हमारे पास चार्ज आ रहे हैं इस पर भी थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कब होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये जो चार्ज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं। ठीक है, सबसे पहला चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। चलिए ठीक है, लिख देते हैं। पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कब होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज कब होते हैं। देखिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से कम है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट का हम एक एटम उठाते हैं इस तरह से। चलिए, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारा सेकंड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। कैसे निकालते हैं सबको पता है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिट क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? 2n²। इससे आप पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 2, नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब n फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब 1, ये 1 है, यहाँ पे n स्क्वायर कर दीजिए, 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाता है। ये हो गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से इसमें कितने हो जाएंगे? अरे बाबा, ये जो 2 है ना, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। ये जो n है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट आपका क्या है, वो यहाँ पर पुट करना है। सेकेंड ऑर्बिट में निकाल रहे हैं तो 2 रखेंगे ना, यहाँ पे रखो, 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास कितने? सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए? यहाँ पर आप देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास कितने हो गए? 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है, तो रिलेटिवली इस पर कितने चार्ज हो जाएंगे? -10 कर दो। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है, तो -10 लिखो। आप सिंपल ये समझो कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इसीलिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस में लिखे हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि ये जो एटम है ना, किसी ऑब्जेक्ट का जो ये पार्ट है छोटा सा, वो अभी न्यूट्रल है। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें उतने ही प्रोटॉन भी होंगे उसमें। ठीक है, तो प्रोटॉन इसमें हो जाएंगे +10। आखिर इन दोनों का जो रिजल्ट निकालोगे वो कितना आएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि ये बॉडी अभी न्यूट्रल है। अब हमको पता करना है कि ये बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज कब होगा। मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी इसमें डेफिशिएंसी नहीं है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल है। अब इसमें हम क्या करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन इसमें हम बाहर से ला करके डालेंगे, या तो इसमें से खींच के निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट में से हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, किसी ऑब्जेक्ट का जो एटम है उसमें से हम क्या कर रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन को इसमें से हम क्या करते हैं ना, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास? पहले 8 था, 5 निकाल लिए, कितना बच गया इसके पास? अब 3 बच गया इसके पास। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इनके पास? 3 to 5 हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया इनके पास -5। लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना है इसके पास? +10 है।
अब रिजल्ट निकाल के आप देखो क्या आएगा, +5, यानी कि इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरह से आप चार्ज को, निगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को एक्सप्लेन कर सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिफाइन पॉजिटिव चार्ज, तो आप उसको ये बोल सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहेगा नहीं समझ में आया हमको, अच्छा से और बढ़िया से बताओ, तो बोलोगे उसको अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज इफ इट हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज तब होंगे जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब वो बॉडी होंगे पॉजिटिव चार्ज। अब सेम कंडीशन है, अब इसमें से ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, अरे ऑब्जेक्ट इसको बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बना होता है एटम से, उसी का तो ये पार्ट है, इसी इन्हीं छोटे छोटे पार्ट से ना कोई ऑब्जेक्ट बनता है। क्या दिक्कत है, आप बोलिए इसको ऑब्जेक्ट, मैटर, मटेरियल जो बोलना है। तो अब नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लिए होंगे तो आखिर किसी ऑब्जेक्ट में तो निकाल के रखे होंगे। निकालने का मतलब ये मत समझो कि हाथ से पकड़ के निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन को निकालने और डालने का भी कुछ वेज है, कुछ तरीके हैं कैसे उसको करते हैं। वेज ऑफ चार्जिंग मैं आपको बताऊंगा आगे, तो आप वहां पर सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे जाता है या फिर कैसे आता है। मैं आपको बताने के लिए इसे बोल रहा हूँ, समझाने के लिए। तो इस ऑब्जेक्ट में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तो आखिर कहीं तो निकाल के रखे होंगे, किसी ऑब्जेक्ट में तो रखे होंगे। और जिस ऑब्जेक्ट में रखे होंगे क्या उस ऑब्जेक्ट में पहले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर वो न्यूट्रल होगा तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से जो है -10 था और प्रोटॉन भी +10 था, वो ऑलरेडी न्यूट्रल था। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल करके हमने यहाँ पे लेके चला गया। कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले थे इस ऑब्जेक्ट से? देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन निकाले थे। तो 5 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो इसमें अगर हम जाकर के रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा है यहाँ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा +-5। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके पास? -10 और +-5, तो ये हो जाएगा -15। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको टोटल हो रहा है -15। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आपके पास कितना है, कितना लिए थे? +10। अब रिजल्ट निकाल के देखो, ये आता है -5, यानी कि यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन निकल करके गया है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और वो हो गया नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? A body is said to be negative charge if it has number of electron is greater than number of proton। सिंपल है, बहुत ही आसान है ये चीज समझने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। पॉज करके वीडियो को नोट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम जान रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने जो आपको बताया वो आप भली भांति समझ गए कि कोई भी चीज जो होता है वो फिक्स्ड अमाउंट में अगर है तो वो क्वांटाइजेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होगा तो फिक्स्ड अमाउंट में ही होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और कुछ नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट्स, अब सेकेंड है, मैं आपको बता रहा हूँ चार्ज के जो और भी प्रॉपर्टीज है आपके 10th लेवल में, वो ये है कि अगर आपके पास कोई 2 चार्ज हैं और वो दोनों चार्ज सिमिलर चार्जेज हैं, 2 ऑब्जेक्ट है आपके पास और दोनों ऑब्जेक्ट पे अगर सेम चार्ज है, यानी सेम चार्ज से कहने का मतलब एक ही जैसा चार्ज, दोनों ऑब्जेक्ट पे एक ही जैसा चार्ज से कहने का मतलब है कि दोनों पे या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या तो दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये ए है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है, और दोनों पे सेम चार्ज है प्लस प्लस, तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अगर आपको लिखने के लिए बोला जाएगा तो ये सारे प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि सेम चार्ज, यहाँ पे लिखेंगे
सेम चार्ज, या यहाँ पे सेम के जगह पे कभी कभी लाइक चार्ज भी लिखा मिलेगा आपको, या सिमिलर चार्ज, सेम चार्ज, लाइक चार्ज, सिमिलर चार्ज, ऑल आर सिमिलर वर्ड्स यू कैन यूज इट. सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर. अब सेम चार्ज का मतलब सिर्फ प्लस प्लस नहीं होता है, माइनस माइनस भी होता है बच्चे. अगर माइनस माइनस है तो भी क्या करेंगे, ये सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे. ओके, ये हो गया. अब है अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस हैं, सेम चार्ज नहीं है, अपोजिट चार्जेस है, जैसे दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये ए है बी है, इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो ये अपोजिट चार्ज हो गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक प्लस है तो एक माइनस है. तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. क्या करते हैं, अट्रैक्ट, अपने और खींचते हैं. यही तो बताया था मैंने चार्ज में कि चार्ज किसी मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के वजह से कोई एक मैटर दूसरे मैटर को अपने और या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे. यही होता है चार्ज, यही उसका मेन प्रॉपर्टी है, डिफिनेशन से ये आ रहा है. ठीक है, तो ये होता है चार्ज की प्रॉपर्टी, यानी कि अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज लिख सकते हैं यहाँ पे आप. अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर आप लिख सकते हैं. ये इसका प्रॉपर्टी है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सेकंड था, फर्स्ट में क्वांटाइजेशन मैंने आपको बताया, ये सेकंड है. अब नेक्स्ट की ओर हम और चलते हैं. जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितना पॉसिबल है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझेंगे. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे चार्ज का. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. आखिर भाई ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है. देखो बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा है उसमें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड ओनली. यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में आप एनर्जी को सिर्फ बदल सकते हो, लेकिन आप उसको ना ही तो क्रिएट कर सकते हो ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो. क्रिएट का मतलब है ना ही तो एक्स्ट्रा आप बना सकते हो, या जो बना हुआ है ना तो उसको आप नष्ट कर सकते हो, वो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वो अपने रूप को बदलते रहेगा. ये होता है कंजर्वेशन. तो सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा, कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं. कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ कांस्टेंट ही होता है, चाहे वो फॉर्म बदले या ट्रांसफर हो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, यही होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूप बदलना, काइनेटिक से बन जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक बनेगा, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. ट्रांसफर का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाना, ये होता है ट्रांसफर. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है बच्चे, पहले इसको लिख लेते हैं. एनर्जी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one object to another object. अब देखो,
जो लिखा हुआ है उसी को हमें समझना है। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one object to another object। आप इसको नहीं तो चार्ज को बना सकते हैं, न तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, और न तो जो क्रिएटेड है उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ आप चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर जब होगा तो वो कांस्टेंट रहेगा। जितना पहले था ट्रांसफर होने के बाद भी टोटल चार्ज, नेट चार्ज वही रहेगा जो ट्रांसफर होने से पहले था। और ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर चार्ज न तो घटेगा न तो बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। फिर से समझो एक बार मेरी बात को, क्या लिखा हुआ, चार्ज के neither be created nor be destroyed। चार्ज को नहीं तो आप बना सकते हैं, नहीं तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ आप इसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो टर्म है ना क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये बच्चों को समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर चार्ज न तो इंक्रीज करेगा न तो डिक्रीज करेगा, वो फिक्स्ड अमाउंट में ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा वो। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई सिस्टम है, एक बॉक्स लेते हैं इस तरह से, ये सिस्टम है। इस सिस्टम में हमारे पास 2-3 ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं स्फेरिकल बॉल है ये इस तरह का, इस पर है 2 कूलम्ब चार्ज, इस पर है -4 कूलम्ब चार्ज, इस पर है 5 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, इस तरह का चार्ज हमारे पास है, एक सिस्टम में ये बंद है। आखिर ये सिस्टम हम क्यों लिए हैं, सिस्टम में चार्ज को क्यों बंद किए हैं? वो इसलिए बंद किए हैं कि ये चार्ज जो है वो बाहर नहीं जाए, वो चार्ज अंदर में ही रहे। अंदर में रहेगा चार्ज तो ही ना ये चार्ज या तो अंदर में ही ये इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा। अगर हम इसको सिस्टम से बाहर कर दें तो हो सकता है ये चार्ज इस ऑब्जेक्ट में ये जो चार्ज है इसका चार्ज इसमें जाकर नहीं जा करके या फिर इसमें नहीं जा करके, यानी कि एक दूसरे में नहीं जा करके कहीं और भी अगर चले जाएगा तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन को शो नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि चार्ज कहाँ गया। इसीलिए हम एक सिस्टम लेते हैं, और ये सिस्टम जो होना चाहिए ना वो नॉन कंडक्टिव होना चाहिए ताकि चार्ज बाहर नहीं जाए। आपको पता है ना कि जो नॉन कंडक्टर होता है, जो इंसुलेटर होता है, उसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है। जब फ्लो नहीं करेगा तो अंदर से बाहर जाएगा ही नहीं, इसीलिए हम ऐसा सिस्टम लेते हैं। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरह का हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं जो हमने लिया है, ये स्फेरिकल बॉल लिया है। अब क्या करते हैं, इस बॉक्स को हाथ में उठा के ऐसे ऐसे डुम 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 ऐसे ऐसे हम इसको हिलाते हैं। हिलाने से क्या होगा, हिलाने से कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब आपस में टकराएगा वो, और टकराने से क्या होगा, सारे बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और कांटेक्ट में आने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ही तो जाएगा एक दूसरे से निकल के, एक में से निकल के दूसरे इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होता है ना। तो कोलिजन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक में से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल के तीसरे में चले जाएंगे, तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे तो हम फिर देख लेंगे कि कंजर्वेशन है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे अब इसको हमने ऐसे 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 इसको हिलाया, हिला करके छोड़ दिया, फिर यहाँ पर चार्ज को हम देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इस पर आ गया 4 कूलम्ब चार्ज, इस पर आ गया 1 कूलम्ब चार्ज। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ बचा, इस पर कितना चार्ज आया ये पता कर लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पता करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है, लिखेंगे हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलिए इस तरह से पता करते हैं। तो Q1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, मान लेते हैं ये Q1 है, ये 2 कूलम्ब है, ये Q2 है तो प्लस हो गया -4 कूलम्ब, प्लस Q3 कितना है हमारे पास, तो 5 कूलम्ब है। लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि कंजर्वेशन का मतलब जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर भी होना चाहिए, इसीलिए दोनों साइड इक्वल करना होगा ना। और फिर यहाँ पर Q1 मान लेते हैं हमारे पास ये है 4 कूलम्ब, Q2 है 1 कूलम्ब। अब हमको पता करना है कि भाई यहाँ पर ये Q3 कितना होगा, तो देख लेते हैं कितना आता है Q3। तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, अब 5 है, 7 कूलम्ब हो गया यहाँ पे, इक्वल टू 4 1 5 कूलम्ब। अब प्लस Q3 है हमारे पास ये, अब Q3 निकलना है तो 7 माइनस 5 कूलम्ब इक्वल टू Q3 हो गया, 7 माइनस 5
कितना हो जाएगा बच्चे, 2 कूलम हो जाएगा। ये Q3 इक्वल टू हो गया हमारे पास 2 कूलम। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ये आया आपको 2 कूलम ये चार्ज। अब ऐड कर लीजिए कि इसमें और इसमें चार्ज इक्वल है या नहीं है। तो 5 2 7, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3 कूलम टोटल चार्ज इसमें प्रेजेंट है, नेट चार्ज। इसमें देख लीजिए कितना है, 4 2 6 1, कहाँ चला गया, 5 कितना हुआ, 5 2 7 में से 4 गया, 3 बचा। ठीक है, 3 कूलम यहाँ पे आपको नेट चार्ज है। यहाँ पर 2 कूलम आया, Q इक्वल टू Q3 2 कूलम आया। ठीक है, 2 कूलम आया ना यहाँ पे, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 कूलम यहाँ पे आपको आ रहा है, ये Q3 इक्वल टू आ गया आपको 2 कूलम। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 4 1 5, अब 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 कूलम। तो टोटल चार्ज देखिए दोनों सिस्टम में आपका सेम है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ चार्ज दोनों सिस्टम में क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, नहीं समझ में आया आपको, चलिए एक बार फिर करते हैं इसको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए इसको, फिर से आप इसको देखिए बच्चे। टोटल चार्ज यहाँ पर कितने हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाने के लिए इन सारे चार्ज को ऐड कीजिए। पर ये है 2 प्लस लिखिए, काहे के लिए लिखिए, -4 + 5, ये हो गया आपका इक्वल टू, ये तो हमको नहीं पता है कितना है, वॉट लगा हुआ, यही हमको पता करना है। 4 1 यानी कि 4 + 1, यहाँ पे वॉट लगा हुआ, ये Q3 था हमारे पास। ठीक है, यही पता करना है ये कितना वहां आएगा टोटल। तो अब देखिए कितना बच रहा है यहाँ पे आपको, 5 2 5 2 7, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3 बचा। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ बच गया 4 1 5, अब प्लस Q3। तो आखिर अब Q3 इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, Q3 इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, देख लीजिए, 3 अब माइनस, ये प्लस में इससे रहेगा तो माइनस में 5 इक्वल टू Q3। तो कितना बच गया, ये बड़ा है 5 है ना, तो 3 - 5 कितना होगा, -2 हो गया। तो Q3 इक्वल टू कितना आया, -2। यहाँ पे लिखिए ना -2, ये इसके जगह पे, वॉट की जगह पे -2। अब देख लीजिए, ऐड कर लीजिए कितना होता है, इसको भी ऐड कीजिए, 5 2 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कुछ नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यही होता है। और भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए, और भी आसान तरीका है इसका समझने के लिए। ऐसे भी लोग लिखते हैं इसको, छोटे क्लास में 10th के लेवल में या फिर और के लेवल में लोग और भी अच्छे तरीके से इसको लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इस तरह से भी लिखा जाता है, टोटल चार्ज इन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ऐसे भी लिखा जाता है कि इस संसार में जितने भी चार्ज है ना, वो कांस्टेंट है, यानी कि नहीं तो वो बढ़ रहा है, नहीं तो वो घट रहा है। यानी कि इस संसार में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और सारे ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, उसका मास भी है। जितने भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है, ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके पास तो चार्ज है, उसका प्रॉपर्टी है। तो जो भी चार्ज है ना इस यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट पे, वो बढ़ नहीं रहा, वो क्रिएट नहीं हो रहा, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिर्फ इधर से उधर वो हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में हो रहा है। तो मान लीजिए कि हम एक छोटा सा यूनिवर्स बनाते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया बनाते हैं,
उस दुनिया में हम लोग अपना प्यार मोहब्बत करेंगे। तो एक छोटी सी दुनिया हम बनाते हैं जिसमें सिर्फ हमारे चार्ज रहेंगे और देखेंगे कि वो चार्ज नहीं तो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है यार, इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, सारे बने हुए इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। तो ऑब्जेक्ट अगर बने हुए इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, वो तो फिक्स रहेगा, सिर्फ एक से निकल के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा इस प्रकार से यूनिवर्स है, जैसा कि मैंने पहले एक सिस्टम बनाया था आइसोलेटेड सिस्टम, उसी तरह से यूनिवर्स है हमारे पास। इस यूनिवर्स में अरबों, खरबों, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन मैटर है, ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है। तो उतना मैटर हम नहीं दिखाएंगे, 2-3-4 मैटर ही दिखाना काफी है। इसके अंदर ये मैटर है, ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर तो चार्ज भी है, और चार्ज के रूप में हम इलेक्ट्रॉन को भी लेंगे। प्रोटॉन भी चार्ज है, लेकिन उसका रोल तो कुछ है नहीं, वो तो ट्रांसफर नहीं होगा, एक से निकल के दूसरे में जाएगा ही नहीं। तो जो ट्रांसफर होगा ना, हम सिर्फ उसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं अभी है 50 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 60 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 90 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज है वो यही है, इलेक्ट्रॉन है ये सारे। प्रोटॉन भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि प्रोटॉन नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। प्रोटॉन तो जहाँ है वही रहेंगे, सिर्फ जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन जाएगा निकल के एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। और कंजर्वेशन भी हमको दिखाना होता है इसी को लेकर के, निगेटिव चार्ज को ही लेकर के। निगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होता है, जिसमें जाएगा वो निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन निकल के, जिसमें से निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, लेकिन जाता इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब देखिए इस यूनिवर्स में अभी कितना टोटल चार्ज है, 50, 90, 9, 5, 14 यानी 140। यहाँ 60 भी है, इसको जोड़ लीजिए, टोटल 10 के जो हाथ में 1, 200, इतना चार्ज है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस यूनिवर्स में। अब क्या होगा, किसी वजह से, किसी एनर्जी के वजह से इस यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट है, हो सकता है कभी एक दूसरे से कोलाइड करे, हवा चले, भूकंप आए, सुनामी आए, जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से कोलाइड कर जाए मौसम में आकर के। तो मौसम में आकर के जब कोलाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसी में नहीं रहेगा। इस कोलिजन के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से, हीट एनर्जी के वजह से, आयनिक एनर्जी के वजह से इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके, इस पे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं लिए, चलिए हटाइए इसको। इसमें से मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, इसमें से मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के आ गया, इसी वजह से। इसमें से भी इलेक्ट्रॉन कुछ निकल करके आ गया, मान लेते हैं 25 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, इसमें से इसमें आ गया। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी उतना ही रहेंगे इस यूनिवर्स में, इसके अंदर, या वो बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे, आप ही बताइए। उतना ही रहेंगे। सपोज मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आया 10, तो इसके पास कितना बच गया, 40 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसमें जो निकल करके आया 10, तो अब इसके पास कितना हो गया, 90 था ना, 100 हो गया। अच्छा, इसमें से फिर इसमें कितना चला गया निकल करके, 25। तो पहले कितना था इसके पास, पहले कितना था इसके पास, पहले इसके पास कितना था, जैसे कि इसमें से पहले 50 था, 10 इसमें आया तो 40 बचा इसके पास। अब इसके पास कितना हो गया, इसके पास तो हो गया, कितना था इसके पास, पहले 90 था इसके पास, 10 आया तो 100 हो गया। अब इसमें से निकल के इसमें कितना आया, 25। तो आखिर इसके पास अब कितना बच गया, अब इसके पास कितना हो गया, इसके पास कितना हो गया, ये बताइए। इसके पास कितना हो जाएगा, 60 था ना, 25 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा इसके पास, इसके पास कितना हो जाएगा, 60 था, 25 आ रहा है, तो 60 और 25, 85 जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन को आप अगर ऐड कीजिएगा तो क्या इतना आ रहा है, आप देखिए
देखिए फिर से नहीं आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम मिस्टेक हुआ है। ठीक है, हो गया, देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए बच्चे। 50 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, इसके पास 10 आया, इसके पास कितना बच गया? 40 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच गए। ठीक है, इसके पास पहले 90 था, 10 आया इसके पास, कितना हो गया इसके पास? इसके पास हो गया 100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 100 हो गया इसके पास। अब 100 इसके पास हो गया, तो अब इसमें से निकल भी कुछ रहा है, इसके पास आ रहा है। कितना आ रहा है इसके पास? 25। इसके पास है कितना पहले से? 60, और 25 इसमें से इसमें आ गया, तो 60 और 25 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चे? 85। कितना हो जाएगा? 5, 8, 1, 185। 185 इसमें से इसके पास आया, तो इतना इसके पास कम हुआ, फिर इसमें गया, इसके पास भी इतना कम हो जाएगा, इसके पास कितना कम हो जाएगा? फिर आप यहाँ पर देखो, 100 था ना इसके पास, अब 100 में से इसमें चला गया 25, तो इसके पास कितना बच गया? इसके पास बच गया 75, यानी कि जिसके पास 100 था ना, उसके पास बच रहा 75, यहाँ पे 75 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 8 7 15, 4 19 1 20। इस तरह से आप देखिए कि पहले कोलिजन से पहले भी 200 था, और आफ्टर कोलिजन भी इसके पास 200 इलेक्ट्रॉन्स ही है, यानी कि यहाँ पर भी चार्ज क्या है? कांस्टेंट, फिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है ये, कुछ नहीं है इसमें। अब आगे की जो लेक्चर हम लेकर के आएंगे आपके लिए, वो इसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक होंगे आपके लिए, और वो टॉपिक क्या होंगे मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। आप उसको पढ़ के रखेंगे ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले आप पढ़ के आएंगे वेज ऑफ चार्जिंग। ये जो होता है वेज ऑफ चार्जिंग, वेज ऑफ चार्जिंग, जो चार्जिंग का वेज है किसी ऑब्जेक्ट से, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरे में ले जाना है, दूसरे से निकाल करके तीसरे में ले जाना है, तो आखिर ये ले जाने का क्या वेज है, क्या मेथड है, क्या तरीका है? ऐसे हाथ से पकड़ के थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन आप दूसरे में ले जाएंगे, उसका तरीका है, मेथड है, प्रोसेस है जो आपको जानना है। तो आप इसको पढ़ करके आएंगे। वेज जो भी है, इनके क्या क्या वेज है? कंडक्शन है, कंडक्शन है, इंडक्शन है, फ्रिक्शन है, ये सारे वेज ऑफ चार्जिंग है। ये सारे आप पढ़ के आएंगे, फिर मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।